टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। इससे प्रीवियस जो 4 क्लास हुआ, उन चारों क्लासों में जो विषय था वो था एक्टिवेशन ऑफ एग एंड स्पर्म। एक्टिवेशन हो चुका है और अब फर्टिलाइजेशन देख। एक्चुअली वो भी फर्टिलाइजेशन का ही स्टेप्स। अगर फर्टिलाइजेशन को देखें कोर करके, तो पहला जो स्टेप है उसमें है एक्टिवेशन ऑफ एग एंड स्पर्म। एक्टिवेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, याद रहो न्यूक्लियाई का है फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिएक्शंस। ये इस तरह से 3 स्टेप में पढ़े जाते हैं। एक चैप्टर तो मैंने इसी पर पढ़ा दिया, और आपने गौर किया होगा प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को बताया गया, सी अर्चिन में और माउस में, दोनों में। अब जो है आज का मुद्दा ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेज आते हैं वो सभी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 मीडियम में होता है, मतलब 2 तरीके से होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। आखिर इनके पीछे क्या फिलॉसफी है? तो कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज है भाई? फर्टिलाइजेशन कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी, एकदम आवश्यक ही आवश्यक है। नीड्स एक्वेटिक मीडियम, एक्वेटिक मीडियम जहां पानी हो। कारण क्यों क्यों भाई ऐसा हो? क्योंकि इसके जो फ्यूजन में ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यूज होते हैं। ये हाइड्रो एक्रोजोमल एंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक। अगर वहां एक्वेटिक मीडियम ना रहे, ये एंजाइम्स काम ही नहीं कर पाएंगे। दे नीड वाटर इन द मीडियम। इसीलिए कंपल्सरी है कि फर्टिलाइजेशन में आपको एक्वेटिक मीडियम चाहिए। अब जो एक्वेटिक लाइफ में रहने वाले एनिमल्स हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन लोग करते हैं? इसके बारे में कहते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ, जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु, वो सभी इसको परफॉर्म। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा, है ना, और फिश की बात करें तो फिश, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो कह रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन उन जीवों में होता है जो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में, जो जमीन पर हैं या फिर आसमान में विचरते हैं या फिर जमीन के अंदर धंस के रहते हैं, कहीं भी, तो सारे टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल हो जाता है इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सभी, और भी कई एग्जाम्पल हैं, ये सभी हैं। तो इंटरनल इसलिए होता है क्योंकि बाहर तो पानी रहता नहीं है, तो इनको एक मीडियम चाहिए, एक पोजीशन चाहिए जहां पर फर्टिलाइजेशन हो सके। ये बातें हो गई फर्टिलाइजेशन के दोनों तरीकों के बीच का जो एक संबंध है उसके बारे में। अब है कि फर्टिलाइजेशन तो तभी ना होगा जब सही तरीके से स्पर्म्स एग के पास पहुंचे। साथ ही क्या है कि स्पर्म मैच्योर भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑल्टरेशन ऑफ स्पर्म्स क्या करिएगा? जब भी मैं एक
मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए, सुनो ही बगल में बैठी रहती है। कहते हैं क्या कि अगर स्पर्म्स का ऑल्टरेशन हो, ऑल्टरेशन का मतलब पर्पस क्या है, क्यों ऑल्टरेशन है स्पर्म में? तो पर्पस है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, सुटेबिलिटी, मतलब फर्टिलाइजेशन के काबिल बन जाए। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और इस स्टेप्स को गहराई से पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोग पढ़े ही होंगे, केमोटैक्सिस, टैक्सिस। दूसरा स्टेप होता है कैपेसिटेशन, केमोटैक्सिस अट्रैक्शन, ठीक है ना। दूसरा होता है कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन, तो इन दोनों प्रोसेस को देखना हो, समझना हो। सबसे पहले जब हम कहते हैं कि केमोटैक्सिक अट्रैक्शन, तो स्वाभाविक कॉन्सेप्ट है ये कि स्पर्म को अट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एग releases some specific chemoattractant to invite स्पर्म को इनवाइट करे। ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसलोकेशन भी कहलाता है, मतलब स्पर्म जो है वो उस दिशा में बढ़ जाता है जहां उसको एग का सिग्नल मिलते रहता है। अब अगर एक्सटर्नल मीडियम में देखें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले मीडियम में देखें, तो हम सब लोग पढ़ चुके हैं सी अर्चिन में क्या कि एग जेली जो है, एग जेली सिक्रेट रिसेक्ट, और ये रिसेक्ट क्या है, अट्रैक्टेंट पेप्टाइड। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब अगर हम मैमल्स में देखें, मैमल्स मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये सब बार बार लिखना नहीं है, तो समझ जाना है। मैमल्स में अगर देखें तो मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ यूट्रस, muscular activity of uterus translocate sperms to the fallopian tube, और यहीं पर जानते हैं हम सब फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा देता है, और ये काम जो है ना, इस तरीके से ट्रांसलोकेशन हो जाता है। सेकेंड जो टॉपिक है बी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काफी पढ़ना है, वह है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप सब लोग पढ़े होंगे। इसमें बहुत तरह के फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो कहा जाता है सेट ऑफ फिजियोकेमिकल चेंजेस, सेट मतलब एक नहीं बल्कि एक ऑर्डर में बना हुआ है, ठीक है। दैट इनेबल, किसको इनेबल करता है, स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग, टू फर्टिलाइज एन एग। एक अंडा को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म में जो फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं, इस घटना को कैपेसिटेशन कहा जाता है। अर्थात अगर ये कैपेसिटेशन ना हो तो एक स्पर्म कभी भी फर्टिलाइज नहीं करेगा।
क्षमतावान बनाना। कैपेसिटेशन का मतलब होता है क्षमतावान बनाना। ठीक है भाई, तो पहला तो मुद्दा ये समझ में आया। दूसरी जो बात इसमें आती है, इस घटना को लेबोरेटरी में किया गया, प्रयोगशाला में इसको चेक किया गया कि कैसे ये पूरी घटना होती है। ठीक है, तो लोगों ने देखा कि कुछ केमिकल्स का अगर हम उपयोग करें तो हम मिमिक कर सकते हैं और स्पर्म को कैपेसिटेट कर सकते हैं कि वो फर्टिलाइज करे। यहाँ पर टर्म है इन विट्रो। प्रयोगशाला में हम लोग कर किए तो इट कैन बी मिमिक्ड बाय कुछ केमिकल्स के द्वारा, जैसे कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड सेरम एल्ब्यूमिन। ये जो चीजें हैं ना, ये सभी मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जो इन्वायरमेंट एक्चुअली एक स्पर्म को एक्टिवेट करता है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके। अब बात है कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, फिजियोकेमिकल चेंजेस इन स्पर्म। स्पर्म में क्या फिजियोकेमिकल चेंजेस देखे जाते हैं, उसकी एक लिस्टिंग करना जरूरी है। तो जो सबसे पहला होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो एल्बुमिन प्रोटीन सिक्रीट करता है। तो सबसे पहला हम लिखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हाँ, क्या सिक्रीट करता है? सिक्रेट्स एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिसे हम लोग कहते हैं सेरम एल्ब्यूमिन। तो ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट में है, सेरम एल्ब्यूमिन सिक्रीट करना है। अब सेरम एल्ब्यूमिन क्या करता है भाई? इनका कुछ रोल तो होगा कि ऐसा ही हो जाएगा? क्या रोल है इसका? तो रोल है कि दिस प्रोटीन यानी सेरम एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन रिमूव्स, किसको रिमूव करता है? रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ मिलता है? स्पर्म के मेम्ब्रेन में, फ्रॉम द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वह स्पर्म का मेम्ब्रेन अभी कैसा है? सर अभी स्पर्म का मेम्ब्रेन बहुत कड़ा है, वो किसी चीज को रिलीज नहीं करेगा। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कारण कोलेस्ट्रॉल जो है ना, इसका एक बड़ा यूनिक वर्क है। क्या है ये फिजिकल बैरियर है सबसे पहला, एंड डिक्रीज फ्लूडिटी। डिक्रीज फ्लूडिटी, तो मेम्ब्रेन की जो मतलब लचीलापन है या उसका जो ढीलापन है उसको ये रोकता है और मेम्ब्रेन को थोड़ा सा टाइट बनाता है। इसलिए क्या बोले इसको, फिजिकल बैरियर है ये। तो अब जब स्पर्म के हेड के अंदर में एक्रोजोम है, उसको एक्साइट करना है तो हमें तो वहां कोलेस्ट्रॉल को हटाना होगा। तो पहला हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। और ये कौन सिक्रीट करता है? सेरम एल्ब्यूमिन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब खुद से ये नहीं हो सकता है जब तक कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो पहुंचे नहीं, ये काम नहीं हो। दूसरा कि कुछ प्रोटीन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सम प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, आर लॉस्ट। और ये जो लॉस्ट होने का पर्पस है, तो इससे क्या क्या फायदा होता है, रिजल्ट क्या होता है? किसी भी चीज का कुछ तो रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट होता है
कि मे ब्लॉक किसको रोक सकता है, ब्लॉक द इंटरैक्शन बिटवीन, इसके बीच में इंटरेक्शन को ये रोक सकता है, स्पर्म एंड जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरैक्ट बिटवीन अदर स्पर्म्स, हाँ ये बोलना पड़ेगा, अदर स्पर्म्स एंड जोना पेल्यूसिडा। एक स्पर्म तो एक्टिव हो चुका है, उसको फर्टिलाइजेशन के अलाउ कर दिया गया, बाकी ना आवे इसके लिए जरूरी होता है। और इसका एक साइड इफेक्ट, एक साइड रोल क्या होता है, देयरफॉर द capacitated sperm tightly bind to zona pellucida, tightly binds to zona pellucida, zona pellucida। अब देखो बड़ा सीधा कहता है कि बाहर के दूसरे स्पर्म को आने नहीं दिया जाएगा। जो एक स्पर्म आ चुका है वह जोना पेल्यूसिडा से बहुत कड़क तरीके से जुड़ा रहे। तीसरा जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, वो है कि पोटेशियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक आयन है। पोटेशियम आयन लीव्स कहाँ निकल जाता है, द स्पर्म मेम्ब्रेन, स्पर्म मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। किसी भी मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो कोई आयन चैनल होता है वो होता है पोटेशियम आयन चैनल। यही कह रहा है कि पोटेशियम आयन लीव्स द स्पर्म मेम्ब्रेन, इसके थ्रू, थ्रू पोटेशियम आयन चैनल। अब इस चैनल के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर ये निकल गया तो क्या होगा इसका रिजल्ट ये होगा कि नेगेटिव पोटेंशियल इवॉल्व्स। मेम्ब्रेन के नीचे से एक डायग्राम भी दिखा देते हैं। देखो ये मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन किसका मेम्ब्रेन, ये स्पर्म मेम्ब्रेन, स्पर्म मेम्ब्रेन। और क्या हो रहा है इस स्पर्म मेम्ब्रेन में, पोटेशियम आयन चैनल्स हैं जो खुल जाएंगे, और पोटेशियम आयन जो है वो क्या है, बाहर निकल जाएगा, बाहर, सब पोटेशियम आयन बाहर। ठीक है, अब सोचो कि कौन सा आयन बाहर निकल रहा है, प्लस आयन। तो धीरे धीरे क्या होगा कि बाहर में पोटेशियम आयन बढ़ जाएगा और अंदर में पोटेशियम आयन घट जाएगा। इसका नतीजा होगा कि बाहर में प्लस चार्ज जो है वो बढ़ेगा और अंदर में माइनस चार्ज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि प्लस चार्ज को तो हम बाहर भेजते जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। इसका क्या फायदा होगा, ठीक है ना, काम में भी फायदा होना चाहिए। लिखते हैं कि इट अलाउज, क्या अलाउ करेगा, कैल्शियम आयन चैनल टू ओपन, calcium ion channel to open in the sperm membrane, the sperm plasma membrane. Therefore, calcium ion influx occurs, मतलब कि कैल्शियम आयन का जो इन्फ्लक्स होगा मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रारंभ हो जाएगा। जो डायग्राम है उसी डायग्राम में इस चीज को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो है ना, ये कैल्शियम आयन चैनल, ठीक है ना, ये जो है ये है कैल्शियम आयन चैनल। अब ये चैनल जो है जैसे खुल गया तो कैल्शियम आयन कहाँ हुआ, मीडियम से अंदर आना शुरू हो गया, और ये तभी होगा जब पोटेशियम आयन चैनल अंदर से चीजों को बाहर भेजेगा। अब इसका नतीजा क्या होगा, अब इसका नतीजा होगा कि CAMP पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से पाथवे देखना है, CAMP पाथवे। इस पूरी घटना को जो है एक डायग्राम द्वारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं।
जी, ये जो डायग्राम है ये स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। अब इस स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो चैनल देख रहे हैं ये है पोटेशियम आयन चैनल। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है बाइकार्बोनेट आयन चैनल। ये एक एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज और ये है कैल्शियम आयन चैनल। अब घटनाओं को अगर हम देखें और इसके तार को जोड़ें तो पोटेशियम आयन चैनल जो है ना वो अंदर से बाहर चला जाता है। हम बाहर का ये जो हिस्सा है ना इसे हम लोग मीडियम लिख रहे हैं, एक्सटर्नल मीडियम। तो पोटेशियम आयन बाहर चला गया। पोटेशियम आयन जब बाहर चला गया तो इसने दूसरे चैनल आयन चैनल का भी गेट ओपन किया, लाइक कैल्शियम आयन। अब क्या है कैल्शियम आयन जो है वो उल्टा लिख बना देता है तीर। कैल्शियम को तो बाहर से अंदर लाना पड़ेगा ना, इनफ्लक्स। कैल्शियम आयन जो है वो अंदर चला आया। देखिए कैल्शियम चार्जेस अंदर नेगेटिव विकसित हो इसके लिए एक और घटना रिकॉर्ड किया गया और वो क्या था कि बाइकार्बोनेट आयन जो है ना वो भी अंदर आ गया। बाइकार्बोनेट तो पोटेशियम आयन बाहर गया, बाइकार्बोनेट आयन और कैल्शियम आयन अंदर आया। अब घटना जब आगे बढ़ी तो एडिनाइलेट साइक्लेज एक ऐसा एंजाइम है जो एटीपी या इवन चलो हम एटीपी ही लिख देते हैं, इसको चेंज कर देता है सीएमपी में। ये सीएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर। सीएमपी जो है वह प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए, शॉर्ट फॉर्म में लोग उसको पीके ए कहते हैं। अब इस पीके ए का दो काम है। पहला स्टिमुलेटरी काम, अगर ये स्टिमुलेट करेगा तो ये प्रोटीन टायरोसिन काइनेज पीटी के फुल फॉर्म हम अगले स्लाइड में लिख देंगे, उसको एक्टिवेट कर देगा। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन हो। इस प्रोटीन काइनेज का और एक काम है, अगर ये एक्सेस होना शुरू हो जाए तो ये ब्लॉक कर देता है पीटीपी को। पीटीपी का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेट, वे इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटेशन की घटना है जो यहां पर हम लोग एंड में लिख रहे हैं, इस कैपेसिटेशन के लिए ये जो चक्र है ना, ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में कैल्शियम आयन का भी रोल देखा जाता है और बाइकार्बोनेट आयन का भी रोल देखा जाता है कि इस प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा तेज कर सके। ठीक है, अब जब पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है तो मेम्ब्रेन में माइनस चार्ज विकसित हो रहा है। क्यों हो रहा है विकसित? क्योंकि प्लस चार्जेस बाहर जा रहे हैं और बाइकार्बोनेट आयन जो है उसके अंदर आ रहा है। इस पोटेशियम के कारण यहां पर एक घटना होती है, इसका नाम है हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। और ये जो हाइपर पोलराइजेशन है ये भी कैपेसिटेशन को इंड्यूस करता है।
ठीक है। जब मेम्ब्रेन के नीचे में नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड, और जब प्लस हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड। तो जब पोटेशियम आयन ऊपर जाना शुरू करेगा तो मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्जेस डेवलप करेंगे, बाइकार्बोनेट भी आ रहा है। इसके कारण क्या होगा कि मेम्ब्रेन के नीचे काफी ज्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और इस घटना को हम लोग कहते हैं हाइपर, मतलब अत्यधिक, पोलराइजेशन मतलब नेगेटिव चार्ज का होना। और ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना भी कैपेसिटेशन को प्रमोट करता है। इस पूरी घटना को अगर तरीके से हम लोग पढ़ें तो एक स्टोरी लाइन बनता है। खैर, स्टोरी लाइन जो है उस पर और भी चर्चा करते हुए यहाँ पर एक घटना बता रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, इसका ई फ्लक्स होता है। ई फ्लक्स कहने का मतलब है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और वो एल्ब्यूमिन से इसका एक एल्ब्यूमिन कोलेस्ट्रॉल ये बन जाता है। ये भी एक घटना है। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म में चेंज कर दे। जैसे एसी का मतलब होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, साइक्लेज एंजाइम हो गया। CAMP का मतलब हो गया साइक्लिक, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। हम सब जानते हैं, फिर भी फुल फॉर्म होना चाहिए। फिर आता है PKA, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। ये ए जो होता है वो इस AMP के साथ रिलेशनशिप है। PTK का मतलब होता है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ठीक है ना। और एक होता है PTP, इसका मतलब होता है प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है कि एक प्रोटीन है ये, ठीक है ना, इट इज अ प्रोटीन, ठीक है ना। इसमें एक स्पेसिफिक जगह पर हम दिखा देते हैं टायरोसिन। टायरोसिन में क्या निकला हुआ है, OH। अब देखिए ये कैसे काम होता है। अब यहां पर एंजाइम आ गया प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। इसने क्या किया, एक ATP मॉलिक्यूल से जिसमें कि 3 फॉस्फेट होते हैं, उससे एक फॉस्फेट निकाला और इस जगह पर बाइंड कर दिया। तो बाइंड करने के बाद हम क्या देखते हैं, उस टायरोसिन के पास अब क्या जुड़ गया, फॉस्फेट। इस प्रोसेस के लिए नाम होता है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, दिस इट इज अ प्रोटीन। अब इसको जो काम करना है काम करेगा, कुछ करने के लिए उसमें जोड़ा गया है। और जब ये काम समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, तो अब नाम है प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज, PTP। ये क्या करता है, यहां से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल देता है, और ये निकल गया फॉस्फेट, वापस कर क्या हो गया, ये जैसा था वैसा हो गया। तो इस घटना को अंजाम देने के लिए ये PTK एंड PTC जो है, PTP जो है, वो उपस्थित रहता है। तो साइंस में चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी हो जाए तो हम अलाई का बलाई समझ सकते। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करिएगा तो कुछ घटनाएं जिसको दिमाग में रखना है। पहला है हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा है प्रोटीन काइनेज ए एक्टिविटी, तीसरा है कैल्शियम की एक्टिविटी, चौथा है बाइकार्बोनेट की एक्टिविटी। ये चारों की एक्टिविटी पर अगर आप पकड़ रखें तो निश्चित रूप से यह टॉपिक आसानी से खत्म हो सकता है।